हर साल नेचर हमें कुछ ना कुछ वार्निंग देता है। 2025 में ही इंडिया ने 50 से ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स फेस किए। हिमाचल और उत्तराखंड में क्लाउड ब्रस्ट और ग्लेशियर लेक फ्लड्स। दिल्ली और नोएडा में टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया था। मुंबई में अक्टूबर में सीजन से बाहर वाली बारिश और रिजल्ट वाटर लॉगिंग। तमिलनाडु में साइक्लोन रेवाल जैसी स्ट्रोम ने कोस्टल एरियाज को हिला के रख दिया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का रिपोर्ट कहता है 2024 में इंडिया में 90% डिस्ट्रिक्ट किसी न किसी एक्सट्रीम वेदर इवेंट से इफेक्ट हुए हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम नहीं संभले तो 2030 तक हम रीच कर लेंगे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर अर्थ अपने आप को ही गर्म करना स्टार्ट कर देगी और फिर चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें हम इसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट ने दुनिया ने कमिट किया था कि ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, पर आज 2025 तक हम 1.3 सेल्सियस तक पहुंच चुके हैं। बस 0.2 डिग्री और हम पहुंच जाएंगे डेंजर जोन में। अब ये सब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, हिस्ट्री के उस समय में जब दुनिया में एक नई चीज शुरू हुई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 18th सेंचुरी के एंड में जब जेम्स वॉट ने अपना स्टीम इंजन बनाया तो दुनिया बदल गई। पहली बार इंसान ने नेचर की एनर्जी को अपने कंट्रोल में कर लिया। हमने कहा वी कैन क्रिएट आवर ओन पावर। ये मूवमेंट ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस का भी था और अर्थ की स्लो डिस्ट्रक्शन का भी। स्टीम इंजन ने मूवमेंट दी, मूवमेंट ने स्पीड दी और इंडस्ट्री ने दुनिया को हंगर दिया। इस प्रोसेस में फ्यूल जैसे कोल और ऑयल एक हीरो बना और यही हीरो आज विलन बन चुका है। 19th सेंचुरी के एंड में हर शहर में फैक्ट्री चिमनीज एक नए जमाने का सिंबल बन चुकी थी, लेकिन वो चिमनी स्मोक नहीं, फ्यूचर की वार्निंग बोल रही थी। फिर आया 80s, द एज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जब कार्ल बेंज ने पहली पेट्रोल कार बनाई। किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि ये इनोवेशन दुनिया के पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स बन जाएगा। 1920s के डिकेड में फोर्ड ने कार्स का मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। पहले 100 साल में कुछ हजार गाड़ियां थी, लेकिन आज 2025 में 1.6 बिलियन व्हीकल्स डेली चलते हैं। पर वार्निंग पहली बार तभी मिल गई थी। 1930s में महात्मा गांधी ने ग्रीड पर सवाल उठाया था। अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। लेकिन इंसान ने ये बातें सुनी नहीं, सिर्फ देखी और इग्नोर कर दी। 1960s में रिचर्ड कार्सन ने अपनी बुक साइलेंट स्प्रिंग्स में लिखा था कि नेचर के रिसोर्स लिमिटेड है और अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो एक दिन अर्थ जवाब दे देगी, और वही दिन अब आने लगा है। वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलपमेंट रेस और तेज हो गई। 1950s से लेके 2000 तक ग्लोबल प्रोडक्शन 20x तक बढ़ा और कार्बन इमिशन 35x। हर साल नई फैक्ट्रीज, नए हाईवे और नई सिटीज, और जो कभी फॉरेस्ट कार्बन ऑब्जर्व किया करते थे उनको हटाकर इंडस्ट्रीज बना दी गई। और ये सब हुआ एक सिंपल सोच के साथ, डेवलपमेंट मीन्स कंजप्शन। लेकिन हम भूल गए नेचर का एक बैलेंस होता है और उस बैलेंस को हम तोड़ रहे थे। आज हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं वो कोई अचानक नहीं आया, ये सब इग्नोर्ड वार्निंग्स का रिजल्ट है जो हम 200 सालों से सुनते आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंसान को पावर दी और उसी पावर ने इंसान को अंधा कर दिया। आज जब हम मशीन, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी पे डिपेंड कर चुके हैं तो सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम खुद के बनाए हुए सिस्टम को बदल सकते हैं? आज भी दुनिया के 70% पावर प्लांट्स फॉसल फ्यूल और कोल पे चलते हैं। इवन आज इंडिया के 75% बिजली सिर्फ कोल से जनरेट होती है और ये कोल पावर प्लांट्स हमारी कंट्री के सबसे बड़े पोल्यूटेंट बन चुके हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के डेटा के मुताबिक सिर्फ पावर जनरेशन सेक्टर से ही इंडिया में हर साल 1.1 बिलियन CO2 छोड़ा जाता है। मतलब अगर इंडिया के टोटल कार्बन एमिशन को 100% मान लो तो 45% सिर्फ थर्मल पावर प्लांट से आता है। और ये सिर्फ CO2 की बात नहीं है, इन पावर प्लांट से निकलती हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेटेड मैटर, जो हमारी एयर क्वालिटी और हेल्थ दोनों को खराब करते हैं। 2025 में इंडिया में 35 करोड़ व्हीकल से ज़्यादा चल रहे हैं। हर दिन पेट्रोल और डीजल कार्बन इमिट करता है। एक स्टडी के मुताबिक
दिल्ली एनसीआर में 40% पोल्यूशन सिर्फ व्हीकल से आता है और ये सिर्फ हवा को नहीं हमारे फेफड़ों को भी खराब कर रहा है। आयरनी तो देखो, हम अपनी डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचने के चक्कर में अपने अर्थ को खत्म करने की रेस में सबसे आगे निकल आए हैं। सबको लगता है फार्मिंग तो नेचुरल है, लेकिन मॉडर्न एग्रीकल्चर क्लाइमेट के लिए सबसे बड़ा रिस्क बन चुका है। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है जो CO2 से भी 300 गुना ज्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। मतलब जो हम खाते हैं वो भी क्लाइमेट को गर्म कर रहा है। हम सोचते हैं तबाही सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रही है, लेकिन नहीं, असल में हम अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड यानी फॉरेस्ट को मिटाते जा रहे हैं। 2025 में भी इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जंगल कटने का सिलसिला रुक नहीं रहा। छत्तीसगढ़ के हसदेव फॉरेस्ट, जिसे इंडिया का अमेज़न भी कहा जाता है, वहाँ 3 लाख से भी ज़्यादा पेड़ कटने का अप्रूवल मिल चुका है अडानी ग्रुप के कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए। और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में नई इंडस्ट्रीज के लिए और कॉर्न माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए कई हजारों पेड़ काट दिए गए। आंध्र प्रदेश ने 2024 में ही 468 हेक्टेयर प्राइमरी फॉरेस्ट और 5700 हेक्टेयर नेचुरल फॉरेस्ट को दिया, जिससे 1.75 मिलियन टन CO2 इमिट हुई। तेलंगाना में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खुद के डेटा के मुताबिक ही लगभग 5.5 लाख एकड़ से ज्यादा फॉरेस्ट लैंड इंक्रोच्ड हुई है, जो स्टेट टोटल के ग्रीन एरिया का लगभग 8% है। और हरियाणा में अरावली हिल्स के 14,000 एकड़ फॉरेस्ट लैंड नए डेफिनेशन की वजह से नॉन फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर दिए गए हैं। मतलब अब उन्हें लीगली कट किया जा सकता है। ये सब इंसिडेंट सिर्फ एक जगह के नहीं हो रहे हैं, ये हर स्टेट का एक साइलेंट पैटर्न बन चुका है। फॉरेस्ट कवर कम होता जा रहा है और इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है। इंडिया की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के हिसाब से देश के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कम से कम 33% फॉरेस्ट और ट्री में कवर होना चाहिए, लेकिन 2025 के डेटा के मुताबिक इंडिया अभी सिर्फ 21.7% फॉरेस्ट कवर एरिया पर खड़ा है। मतलब हम अपने मिनिमम सेफ लिमिट से भी काफी नीचे गिर चुके हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे फॉरेस्ट रिच स्टेट, जहां पहले इंडिया के लंग सिस्टम था, अब उन्हें हम कोल और स्टील के नाम पर खोखला कर रहे हैं। ये वही फॉरेस्ट है जो बारिश रेगुलेट करते हैं, रिवर्स को पानी देते हैं और कार्बन ऑब्जर्व करते हैं। अब जब ये कट रहे हैं तो हर साल फ्लड्स, ड्रॉग फ्लड्स दोनों बढ़ रहे हैं। ये वही फॉरेस्ट है जिन्होंने इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के टाइम पर हमारी गलतियों को बैलेंस किया था, अब वो खुद खत्म हो रहे हैं। अर्बन डेवलपमेंट ने अपनी अलग तबाही शुरू कर दी है। सिटीज कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं, जमीन का 60% एरिया रोड और बिल्डिंग में कवर हो गया है। पानी सोख होने की जगह अब हीट ट्रैप होती है। प्लास्टिक और वेस्ट पोल्यूशन भी अनकंट्रोल हो गया है। इंडिया हर साल 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है, जिसमें से 40% रिसाइकल भी नहीं होता। यानी हमने अपनी कंफर्ट के लिए अर्थ को गार्बेज डंप बना दिया है। सबसे बड़ा रीजन है हमारी लाइफस्टाइल, फास्ट फैशन, ओवर प्रोडक्शन, अननेसेसरी गैजेट और फूड वेस्ट। ये सब मिलकर और प्रेशर डाल रही हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉब्लम ये है हम कभी इनफ नहीं कहते। जब इंसान ने देखा कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक रियलिटी है जो पूरे प्लैनेट को अफेक्ट कर रही है, तब दुनिया ने डिसाइड किया अब मिलकर कुछ करना होगा। पहली बार लीडर्स ने कहा हमें अपने प्लैनेट को बचाना है, वरना प्रोग्रेस का कोई मतलब नहीं। और वहीं से शुरू हुई ग्लोबल फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। 1970s के बाद से दुनिया हर कुछ सालों में मिलती रही, ग्लोबल समिट्स, बिग स्पीसीज और नए प्रोमिसेस के साथ। 2015 में पेरिस में हुआ एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट, जहां दुनिया ने डिसाइड किया कि प्लैनेट टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना ही हम सबका एक गोल है। तब कहा गया नो मोर एक्सक्यूजेस, नो मोर डिलेस। पर डिले अब भी चल रहे हैं। हर साल नए मीटिंग्स होते हैं, नए रेजुलेशंस आते हैं और हर बार वर्ल्ड लीडर्स एक ही लाइन बोलते हैं, वी विल एक्ट नाउ। लेकिन जब एक्शन का टाइम आता है, वही दुनिया नए कॉल प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर देती है, नए डिफोरेस्टेशन क्लियरेंस दे देती है। दुनिया हर साल नए टारगेट बनाती है, पर ग्राउंड पे पोल्यूशन, कॉल और डिफोरेस्टेशन अभी भी बढ़ रहा है। ये प्रॉब्लम साइंस से नहीं, डिसीजन मेकिंग से है। हमने ग्लोबल प्लेटफॉर्म बना लिया, पर ग्लोबल एक्शन अभी तक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर नहीं निकली। इंडिया ने क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कुछ बड़े और बोल्ड कदम उठाए हैं। हमने वर्ल्ड स्टेज पर अपने आप को जिम्मेदार देश के रूप में दिखाया है। पॉलिसीज बनती जा रही हैं, टारगेट्स सेट हो रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं। पर सवाल ये है, क्या ये सब
ग्राउंड पर काम कर रहा है। 2008 में इंडिया ने अपना एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया था। ये एक ब्लूप्रिंट था रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाने का, पॉल्यूशन कम करने का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने का। फिर 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के बाद हमने और बड़ा प्रॉमिस किया, 2030 तक हम अपने जीडीपी एम्बिशन इंटेंसिटी को 45% तक कम करेंगे और अपनी एनर्जी का आधा हिस्सा क्लीन सोर्सेज से लाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन स्टार्ट हुआ। इसका गोल है 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाना। सोलर और विंड फार्म्स लग रहे हैं और गवर्नमेंट ने ग्रीन क्रेडिट और कार्बन मार्केट स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस की हैं। देखने में ये सब सही लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कह रही है। रिन्यूएबल कैपेसिटी तो बड़ी है, पर बिजली बनाने के लिए अभी भी 75% पावर कोल से आ रहा है। अफॉरेस्टेशन के नंबर फाइल में अच्छे लगते हैं, पर फॉरेस्ट कवर अभी भी 21.7% तक सीमित है, जबकि टारगेट 33% है। मतलब डायरेक्शन सही है, लेकिन स्पीड बहुत कम है। और इसी स्लो प्रोग्रेस के पीछे सिर्फ सिस्टम ही नहीं, करप्शन भी एक बड़ा कारण है। एनवायरमेंट क्लियरेंसेस जो फॉरेस्ट और एयर को बचाने के लिए दिए जाते हैं, वही क्लियरेंस पैसों के बदले मिल रहे हैं। 2024 में हिंडेल्को इंडस्ट्रीज पर सीबीआई ने केस फाइल किया। कोल माइनिंग के लिए क्लियरेंस एलिजिटली ब्राइब देकर लिया गया था। झारखंड में भारत कुकिंग कोल लिमिटेड पर केस हुआ। उन्होंने इलीगली 200 एकड़ फॉरेस्ट लैंड पर माइनिंग वेस्ट डंप कर दिया। सोचो, जहां फॉरेस्ट बचाने का काम होना चाहिए था, वहां फॉरेस्ट के ऊपर कचरा डाला जा रहा है। ये वही क्लियरेंस सिस्टम है जो हमने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था, और अब वही सिस्टम खुद पॉल्यूशन में डूब गया है। जब रूल्स तोड़ने वाले और रूल्स बनाने वाले एक ही टेबल पर बैठे हों, तो पॉलिसी फाइल में ग्रीन दिख सकती है, पर ग्राउंड पर हमेशा ग्रे रहेगी। करप्शन सिर्फ पैसे खाने तक सीमित नहीं है, ये डिले, मैनिपुलेशन और वीक मॉनिटरिंग का नेटवर्क बन गया है। इंडिया के पास डायरेक्शन है, पॉलिसी भी है और रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं, लेकिन जब तक सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा और अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग नहीं बनेगी, तब तक क्लाइमेट एक्शन सिर्फ पेपर वर्क ही रहेगा। अर्थ को पॉलिसी नहीं, सिंसियरिटी चाहिए। क्लाइमेट चेंज से लड़ाई सिर्फ गवर्नमेंट या साइंटिस्ट की नहीं, ये हम सब की लड़ाई है। हर घर, हर सिटी और हर इंसान की। होप अभी भी जिंदा है, लेकिन टाइम कम है। प्लास्टिक यूज को बंद करो, क्योंकि हर एक प्लास्टिक का टुकड़ा नेचर के जख्मों को गहरा कर रहा है। अपनी एनर्जी क्लीन बनाओ, रूफटॉप सोलर लगाओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चूज करो और अपनी हवा को वापस साफ करो। पेड़ लगाने से पहले उन फॉरेस्ट को बचाएं जो अभी भी खड़े हैं। नए जंगल उगाने से अच्छा है पुराने जंगल बचाना, क्योंकि अगर हमने नेचर को प्रोटेक्ट किया तो नेचर हमें प्रोटेक्ट करेगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, कमेंट में अपनी सोच बताओ और सब्सक्राइब करो, ताकि जब हम अगला सच लेकर आए, आप सबसे पहले सुनो।